चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल या पर्सन मूविंग फ्रॉम ए टू बी अलोंग ए सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर इज 100 मीटर। सेमी सर्कुलर पाथ में कोई पर्सन या पार्टिकल भी होता, ट्रेवल कर रहा है ए से बी, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट जो कि 2r होना चाहिए, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 100 मीटर्स। यहां से हमें r की वैल्यू पता लग जाएगी, दिस इज 50 मीटर्स, ऐसा यूनिट मीटर में दिया हुआ है। क्वेश्चन ने पूछा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की वैल्यू आ जानी चाहिए, सेमी सर्कुलर पाथ है ना, तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, पाई आर। तो यहां से अगर वैल्यू पुट कर देते हैं तो आंसर आ गया 50 पाई मीटर्स। ठीक है, सिंपल सा ही क्वेश्चन था, आता है अपन सबको बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दी है हमें और इक्वेशन कुछ ऐसी है, s इज इक्वल्स टू 2t क्यूब बाय 3 प्लस 5t। सेंटीमीटर में है, थोड़ा सा ध्यान देने वाला पॉइंट यूनिट का होता है तो गड़बड़ ना हो जाए लास्ट में, इसलिए। क्वेश्चन ने पूछा, तीन चीजें पूछी है, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड। 2 से 4 सेकंड पे वेलोसिटी का चेंज कितना होगा। वेलोसिटी का चेंज निकालने के लिए पहले तो वेलोसिटी की इक्वेशन बनाएं, तो v कैलकुलेट करने के लिए अपन करेंगे ds बाई dt, इक्वेशन तो यहीं से आएगी। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को 2t क्यूब बाय 3 प्लस 5t, तो वेलोसिटी की इक्वेशन बन जाएगी यहां से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2t स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड में ही आएगा क्योंकि वेलोसिटी है, और सेंटीमीटर में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी गई थी। तो अपने से पूछा है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकंड कितना होगा, तो रख देते हैं 2 4 का स्क्वायर प्लस 5 37 सेंटीमीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड कितना होगा, तो t की वैल्यू 2 पुट कर देंगे वेलोसिटी की इक्वेशन में, यहां से हमें वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 5, और ये वैल्यू कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो पहला पार्ट जो क्वेश्चन का है वो कह रहा है चेंज इन वेलोसिटी, तो यार चेंज इन वेलोसिटी के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 37 माइनस 13 व्हाट यू विल गेट 24 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये अपना पहला आंसर है, सिंपल सा ही है। दूसरे पर बात करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द सेम इंटरवल, यानी कि t इक्वल्स टू 2 से t इक्वल्स टू 4 सेकंड का एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा। अब यार एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन t2 माइनस t1, टोटल टाइम टेकन। तो ठीक है, कर देते हैं v एवरेज। v2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 37, v1 की वैल्यू कितनी थी 13, टाइम कितना था हमारे पास 4 माइनस 2, तो ये तो ठीक है, dv तो वैसे ही पता था 24/2 है ना, सब ठीक ही चल रहा है। एवरेज एक्सेलरेशन 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट्स का फिर से ध्यान रखना है। तीसरी चीज और पूछी है, और ये हमसे पूछा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 4 सेकंड। तो यार इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए तो dv बाई dt करना पड़ेगा। वेलोसिटी की इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है यहां कहीं, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा एक्सेलरेशन की इक्वेशन, तो d बाई dt ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 5। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन बन गई 4t। अब t की जो भी वैल्यू पूछ जाए वो अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहां से हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 4 सेकंड पर पूछा है, तो एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 4 कितना आया 4, दिस गिव्स 16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर।
सिंपल है, ठीक ठाक ही क्वेश्चन था। और देखते हैं, इसी के जैसा एक और है। अब ये तो अपन कर सकते हैं खुद, है ना, लिख भी रखा मैंने इसको पहले से सेल्फ। चलो कोई नहीं, करते हैं, अगला वाला तुम खुद कर लेना। The distance x of a particle moving in one dimension under the action of a constant force is related to time t by डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट x को टाइम से रिलेट करने की इक्वेशन हमें दी हुई है ये t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3। ठीक है, आगे देखते हैं। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो। उस समय का डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो वेलोसिटी जीरो कब होगी ये जानने के लिए पहले तो वेलोसिटी की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। बनाते हैं वेलोसिटी की इक्वेशन जो कि dx बाई dt से आएगी। तो इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं ऐसे, t माइनस 3, अपन 3 को पकड़ के लेफ्ट हैंड साइड ले गए, इट गिव्स रूट एक्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो x की वैल्यू आ गई t माइनस 3 का स्क्वायर। वैसे भी कर सकते हैं, या a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, मैं ओपन कर देता हूं, a प्लस बी या a माइनस बी जो भी है ना, टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9। ये है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ टाइम, जो थोड़ी सी इजी हो गई। अब हमें चाहिए वेलोसिटी, और वेलोसिटी आएगी dx बाय dt। डिफरेंशिएट कर देते हैं, 2t माइनस 6, सही है ना, ठीक ठाक चल रहा है ना। वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। ये क्वेश्चन ने बोला है उस समय का डिस्प्लेसमेंट बताओ जब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो पहले इसको जीरो के बराबर पुट कर देते हैं कि v जीरो कब आएगा, यहां से निकाल लेते हैं, 2t माइनस 6 इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू 3 सेकेंड पर वेलोसिटी जीरो आएगी। ठीक है, एक काम हुआ। दूसरा काम क्या था, क्वेश्चन तो बेसिकली यही था कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो। उस समय का डिस्प्लेसमेंट बताओ जिस समय वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो t की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये रही हमारी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो यहां पर अगर मैं t की वैल्यू पुट कर देता हूं x इक्वल्स टू 3 माइनस 3, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। ये अपना आंसर होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज करा लेकिन सवाल तो बन ही गया। और देखते हैं, ये भी ऐसा ही है। एक्सेलरेशन की इक्वेशन दी है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। पार्टिकल स्टार्ट्स विद अ वेलोसिटी v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड एट t इक्वल टू 0। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, एट t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी, जो कि इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए, वो 2 मीटर पर सेकेंड। सवाल ने हमसे पूछा वेलोसिटी बताओ किस समय, देन फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, यानी कि t इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी बता दें। मुश्किल तो नहीं है, ठीक ठाक सही सवाल है। एक्सेलरेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, dv बाय dt। इसको अगर dv निकालना चाहें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी a इंटू dt। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, बाकी तो तुम समझदार हो, अब करना क्या है अपने को। तो इंटीग्रेट कर देते हैं, dv इज इक्वल्स टू, एक्सेलरेशन की इक्वेशन उठा के ऊपर से रख देते हैं जो कि क्वेश्चन ने दिया है, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। लिमिट लगाते हैं, टाइम की लिमिट t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी थी, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 2। तो किसी t टाइम यानी कि 2 सेकंड के बाद की स्थिति क्या होगी, वही तो पूछा था, तो इसको मान लेते हैं v। तो इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो इंटीग्रेशन dv से मिल जाएगा आपको v माइनस 2, और इधर इंटीग्रेट करते हैं, 3 एज इट इज, टी क्यूब बाय 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t, और इन सब में लिमिट क्या रखी जाएगी, 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, लिमिट लगानी अपने को आती है, मैथ से होशियार है अपन इसमें। तो v माइनस 2 इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t, है ना।
तो v माइनस 2 की वैल्यू आ गई 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाली लिमिट तो सब जीरो हो जानी है, तो उसमें लिखो या ना लिखो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा अपने को। तो v की वैल्यू आ गई यहां से 2 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 4 कितना आ गया ये 18 मीटर पर सेकेंड। एड वेड चेक कर लेना यार, हो सकता है गड़बड़ हो जाए, है ना। एडिशन देख लेना, बाकी तो ठीक ही है प्रोसेस। तो ये अपना आंसर है। द डिस्प्लेसमेंट x of an object is given as x equals to 2t plus 3t square. Calculate the instantaneous velocity of the object at t equal to 2 second. अरे यार ये तो कर सकते हैं ना अपन ही, एक बार इक्वेशन सॉल्व करनी है तो खुद कर लेना चाहिए, इसमें गलत तो होने का स्कोप है नहीं। फिर भी आपको वेलोसिटी पूछिए तो सिर्फ इतना सा करना है कि dx बाय dt, और वेलोसिटी किस इंस्टेंट की पूछिए वो t इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, अपना काम चल जाएगा। होमवर्क की तरह छोड़ रहा हूं मैं, कर सकते हैं ना अपन। नेक्स्ट देखते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल विच डिपेंड्स ऑन टाइम t एज। एक्सेलरेशन की इक्वेशन आपको दी है a इज इक्वल टू 2t प्लस 1 एट t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 मीटर एंड u इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल कंडीशन यानी कि एट t इक्वल टू 0 पर पोजीशन x इक्वल टू 1 मीटर है और पार्टिकल चल रहा है इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। हमें एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, कौन सा वाला, t इक्वल टू 3 सेकेंड वाला। तो करनी तो वही इक्वेशंस है, सॉल्यूशन तो उतना ही आएगा। तो पहले एक्सेलरेशन से वेलोसिटी की इक्वेशन बनाएंगे, फिर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनाएंगे। तो कर लेते हैं, a जिसको dv बाई dt बोला जाता है, तो dv की वैल्यू आ गई a dt। इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ, एग्जैक्टली वैसा सही सवाल है जो अभी अभी अपन ने थोड़ी देर पहले भी किया था। तो वेलोसिटी की लिमिट आ जाएंगी हमारे पास 2 और ये कोई v है dv। एक्सेलरेशन की इक्वेशन पुट कर देते हैं 2t प्लस 1। तो कौन से टाइम की बात हो रही है, t इक्वल टू 0 से कोई जनरल टाइम t पर ही निकाल देते हैं। v माइनस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी, 0 से लेके t तक। तो ये तो आ गई हमारी इक्वेशन। तो वेलोसिटी की इक्वेशन देखने में कुछ ऐसी आएगी, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2, ठीक है ना। अब वेलोसिटी से हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो वेलोसिटी से अपना काम डायरेक्ट नहीं बनेगा, पिछले क्वेश्चन में तो अपना यहीं पे सवाल था, अब थोड़ा सा और आगे आ गया। तो अपन वेलोसिटी को बोल सकते हैं dx बाय dt। तो dx की जगह क्या लिख देना चाहिए, v dt, और फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं, वही प्रोसेस जो अभी एक्सेलरेशन के लिए लगाया था अब वेलोसिटी के लिए लगाएंगे। तो स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट की जो पोजीशन दे रखी थी पार्टिकल की वो 1 था, और लास्ट में कोई x है जो हमें कैलकुलेट करना। वेलोसिटी कहां से कहां तक की बात हो रही है, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3 की बात हो रही थी। तो ये आ गया x माइनस 1, v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आ गया v की इक्वेशन ये रहा, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2 को इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू dt, 0 से लेके 3 तक। x माइनस 1 इज इक्वल टू टी क्यूब बाय 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t, लिमिट लगा दो 0 से लेके 3 तक। तो 0 वाली लिमिट लगाने की तो कोई खास अपने को जरूरत है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा सब कुछ। x की वैल्यू आ गई
27/3 प्लस 9/2 प्लस 6 माइनस में सब कुछ क्या चलेगा, 0। x माइनस 1 इज इक्वल टू 9/2 प्लस 6। इस -1 को भी इधर ले आते हैं, अब तो सॉल्व भी करना रहेगा ना। 15 प्लस 1 प्लस 9/2 लिख दूं। x की वैल्यू आ गई 30 प्लस 2 प्लस 9/2। आंसर आया 39 और 2 41/2, यानी कि 20.5 मीटर में ही है ना सब कुछ, मीटर है ना। तो ठीक है, वही प्रोसेस अपन ने 2 बार अप्लाई करा। एक बार एक्सेलरेशन से वेलोसिटी बना लिया और फिर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, और काम वैसा का वैसे ही हो गया जैसे पहले चल रहा है ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एज v इज इक्वल टू 4 माइनस 2t। वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है। देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट फ्रॉम t इक्वल टू 1 सेकेंड से t इक्वल टू 3 सेकेंड। अब अच्छी बात क्या है कि डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। डायरेक्ट इंटीग्रेट करके हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, लेकिन वो तो पूछा ही नहीं है। पूछा क्या चीज है हमसे, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि क्या ये वेलोसिटी कहीं पर 0 हो रही है, मतलब पार्टिकल अपने डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इक्वेशन को देखते हैं, v इक्वल्स टू 4 माइनस 2t। नॉर्मली इस तरह का सवाल डिस्टेंस पूछेगा तो पक्का है कि पार्टिकल रिट्रेस कर रहा होगा। तो t की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड्स। t इक्वल टू 2 पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है, 0। तो होना क्या चाहिए, अगर ये ऐसे जा रहा था, किसी a पॉइंट से चलता है t इक्वल टू 0 पे, इस पॉइंट पर आने के बाद वेलोसिटी हो गई 0, मतलब इसके बाद क्या करेगा पार्टिकल, अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग हो जाएंगे। ये तो अपन जानते ही हैं कि अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो ए बी प्लस बीसी होगा, और डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो ए बी माइनस बीसी होगा। तो माइनस का कोई चक्कर यहां पे होगा नहीं, अपने को तो डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, v इज इक्वल टू ds बाई डी टी। लॉजिकली क्या कहते हैं, इस वाली टर्म को भी ऐड करेंगे अपन, तो इसको मान लो S1, और जो रिट्रेस वाली टर्म है उसको भी ऐड ही करना है। S1 प्लस S2 ही डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना। तो डिस्प्लेसमेंट इज v इंटू डी टी। इंटीग्रेट तो करेंगे, लेकिन कहां से कहां तक, पहले तो a से b जो कि सिर्फ ये वाला डिस्टेंस बताएगा, और फिर लिमिट को ब्रेक करके कहां से कहां लगाएंगे, b से c। तो v की जो लिमिट है वो 1 से 3 डायरेक्टली ना लिख के हमें क्या लिखनी चाहिए, v डी टी 1 से लेके 2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 2 वो टाइम है जहां पर वेलोसिटी की वैल्यू एक मोमेंट के लिए, एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए क्या हो रही है, 0। उसके बाद लौट के वापस आ रहा है b से c, तो उसको अलग से ऐड करेंगे, v डी टी ही होगा, लेकिन कहां से कहां तक का टाइम, 2 से लेके 3 तक। और क्योंकि डिस्टेंस है तो नेगेटिव तो मानना ही नहीं है, तो हम इसका भी मॉड लगा देते हैं और इसका भी मॉड लगा देते हैं। अगर इन केस नेगेटिव आया भी तो हमें तो पॉजिटिव ही कंसीडर कर लेना है। तो s की वैल्यू आ गई। ये तो अब इंटीग्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो कैपिटल S लिख देते हैं। इनको सॉल्व करते हैं, v की वैल्यू आनी चाहिए, इक्वेशन हमें दी थी 4 माइनस 2t है ना, इंटीग्रेशन 4 माइनस 2t डी टी, लिमिट 1 से लेके 2 तक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वही 4 माइनस 2t डी टी 2 से लेके 3 तक। सॉल्व कर देते हैं लिमिट को, लिमिट से पहले इंटीग्रेशन को, 4t माइनस टी स्क्वायर
1 से लेके 2 तक प्लस आएगा तो ये भी वही 4t माइनस टी स्क्वायर 2 से लेके 3 तक। लिमिट से अप्लाई करते हैं, यहां लिख रहा हूं s इज इक्वल टू, यानी कि अब तो फाइनल डिस्टेंस आ रहा है क्योंकि मॉड वॉड लेके कर रहे हैं, अपन ने सब कुछ सॉल्व कर दिया पहले जितना होना था, अब तो केवल मैथमेटिक्स पार्ट रह गया। 4t लगाते हैं फर्स्ट वाले सेक्शन में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये मैंने लिमिट लगाई, समझ में आई गई होगी, कोई दिक्कत की बात इसमें तो होनी नहीं चाहिए। प्लस सेकंड पार्ट में 4 3 माइनस 2 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, दोनों सेक्शन अलग अलग हैं, इसको भी मॉड में रखते हैं और इसको भी मॉड में रखेंगे। सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। ये आया फर्स्ट वाले मॉड के अंदर आ रहा है 4 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, 4 माइनस 1 3 प्लस 3 माइनस 2 1, तो ये आया 4 इंटू 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 5, 4 माइनस 3 और 4 माइनस 5, तो अगर देखा जाए तो ये आना चाहिए मॉड के अंदर 1 और ये आना चाहिए मॉड के अंदर -1। मतलब जो सही मायने में सवाल सॉल्व करा वो ये करा कि किसी ए पॉइंट से शुरू हुआ, जितना आगे गया बी पॉइंट पर आंसर से निकल के आया ना +1, तो ए से भी गया +1 और फिर वापस लौट के भी कितना आया -1। अगर हम इसको डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से सॉल्व कर देते, डायरेक्ट डीएस इंटीग्रेट करके 1 से लेके 3, तो आप ट्राई करके देखना आंसर 0 आता डिस्प्लेसमेंट का, और वो है भी क्योंकि 1 मीटर ही आगे गया और 1 मीटर ही पीछे है, बट वो तो डिस्प्लेसमेंट है, वो तो हमसे पूछा ही नहीं था। हमसे पूछा क्या था, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इस हिसाब से कितना आ जाना चाहिए, जो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू अपन देखते हैं वो आ गई 2 मीटर्स। तो ठीक है, सवाल तो लॉजिकली सही है ही, और डिस्टेंस के केस में थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा अपने को कि पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है क्या, और अगर कर रहा है तो इंटीग्रेशन की लिमिट को ब्रेक करा जाएगा। कहां तक ब्रेक करा जाएगा, स्टार्टिंग से लेके उस पॉइंट तक जहां पर वेलोसिटी 0 हो रही है, और फिर वेलोसिटी 0 से वापस उस पॉइंट तक जहां पर फाइनल आंसर पूछे। ठीक है, बाकी अल्टीमेटली इक्वेशंस तो ऐसी बनती, ठीक है, आ ही गया होगा समझ में थोड़ा बहुत। तो नेक्स्ट देखते हैं, एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 5 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रॉन है, स्पीड दे रखी है, पासेस थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद एन एक्सेलरेशन, तो आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, हमें क्या क्या पता लग गया, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 की पावर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट तो सब ऐसा ही है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इनिशियल स्पीड हमें दी हुई है 5 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन ने पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डबल द स्पीड, अपनी स्पीड को डबल करने में इसको कितना समय लगेगा। तो पहले अगर u था तो बाद में कितना हो गया होगा 2u, है ना, तो अपने को तो इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलना, v इक्वल टू u प्लस एटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, ए को भी मैं यहीं ले आता हूं डायरेक्ट, बार बार क्या लिखेंगे, तो आता ही अपने को, टी कैलकुलेट करना है तो कर लेते हैं। पहले ये था 5 इंटू 10 की पावर 3, डबल हो जाएगा तो कितना हो गया होगा 10 इंटू 10 की पावर 3, तो इन दोनों को माइनस करा तो 10 इंटू 10 की पावर 3 में से माइनस कर दिया 5 इंटू 10 की पावर 3, तो एक्सेलरेशन कितना था 10 की पावर 12। तो सॉल्व करने वाली बात है, तो t की वैल्यू आ जानी चाहिए, ये हुआ 5 इंटू 10 की पावर 3
अपॉन में 10 की पावर 12, 5 इंटू 10 की पावर -9 सेकेंड्स। इतनी सी देर में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इक्वेशन अपने सब ठीक ही लगाई है, फॉर्मेट जो भी करा है वो सही है ना। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस टाइम। इतने टाइम में इलेक्ट्रॉन ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा। तो सोचें अपन कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन तो अपने पास दो हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन अपन कौन कौन सी लगा सकते हैं, सेकंड भी लगा सकते हैं और थर्ड भी लगा सकते हैं। कौन सी लगाएं, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन कौन सी होती है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। सब कुछ पता है। फर्स्ट वाली इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी पता है 5 इंटू 10 की पावर 3, टाइम पता है ये रहा, हाफ एक्सेलरेशन पता है, क्वेश्चन ने दिया था 10 की पावर 12, और t अपन जानते हैं कितना आ गया 5 इंटू 10 की पावर -9। थर्ड इक्वेशन लगाएंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी कम होगी, आसान हो जाएगा। 10 इंटू 10 की पावर -3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 10 की पावर 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन कितना है 10 की पावर 12 इंटू एस। अब यार इस इक्वेशन में एक ही चीज है जो नहीं पता, तो कर देंगे सॉल्व, हो ही जाएगी, है ना। वो तो कैलकुलेशन का पार्ट है, कर देंगे अपन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ कार इज मूविंग एट अ रेट ऑफ 100 किलोमीटर, 100 नहीं है यार 18 है, 100 तो कुछ और था, डिस्टेंस है। अ कार इज मूविंग एट अ रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर व्हेन द ब्रेक्स वर अप्लाइड इट कम्स टू रेस्ट इन अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, कैलकुलेट द रिटार्डेशन प्रोड्यूस। स्पीड आपको दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर, तो पहले तो कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, 18 को मीटर पर सेकेंड में, तो इसकी वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। एक बात, कुछ दूर चल के, कुछ दूर कितना 100 मीटर चल के ये रुक जाता है, v स्क्वायर यू स्क्वायर 2as। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 5, एक्सेलरेशन पता नहीं, वही तो कैलकुलेट करना है, एंड डिस्प्लेसमेंट हमें दिया था 100 मीटर्स, तो 25 अपॉन 2 इंटू 100, ये आ गई ए की वैल्यू। पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, तो वो हमें यहां से दिख रहा है कि ये नेगेटिव साइन बचा हुआ है, तो इट इज नेगेटिव। वैसे भी बोला रिटार्डेशन तो कोई खास बात नहीं है, 1/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये तो नीट में पूछा हुआ सवाल है, PYQ कर रखा होगा सबने शायद, है ना, कर रखा है ना, चलो कर लेते हैं, कोई नहीं। पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन f, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं f से एट टाइम t गिवन। f की इक्वेशन दी हुई है हमें f0 1 माइनस छोटा t अपॉन बड़ा t। अब छोटा t कोई टाइम है और कैपिटल T क्वेश्चन ने बोला है कोई कांस्टेंट है, f0 और कैपिटल T आर कांस्टेंट, है ना। द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 हैज 0 वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी अपने को सवाल ने बोला कितनी है, 0। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी पार्टिकल की 0 है, यानी कि रेस्ट से चलने की शुरुआत कर रहा है। पूछा है हमसे द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 हैज 0 वेलोसिटी व्हेन f इक्वल टू 0 द पार्टिकल्स वेलोसिटी इज, जब f की वैल्यू 0 हो तब पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, f इक्वल टू 0 मतलब f तो एक्सेलरेशन है, तो जब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो उस समय पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, तो अपन कह देते हैं यार v इक्वल टू u प्लस at वाली इक्वेशन लगा देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है,
एक्सेलरेशन दिख रहा है हमें? अगर ऐसा करा तो आंसर आ जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है ना। तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? डीवी बाय dt, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई? एफ नॉट 1 माइनस टी बाय कैपिटल टी। ठीक है, तो पहले तो ये चेक करते हैं कि किस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन जीरो होगा। थोड़ी देर पहले भी हमने ऐसा सा ही एक सवाल करा था। ए जीरो होने के लिए ये पूरी क्वांटिटी जीरो होगी, एफ नॉट 1 माइनस टी बाय टी, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? कैपिटल टी। इस टाइम पर एक्सेलरेशन जीरो होगा। अब इस टाइम पर अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो इस टाइम की वेलोसिटी निकालनी है। इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगा नहीं सकते, अपन पहले देख चुके हैं। क्यों नहीं लगा सकते? v इक्वल टू यू प्लस टी क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वो तब काम आती जब कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता। यहां पर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो कैलकुलस पार्ट से ही सॉल्व करें। डीवी बाई डी टी जो कि ए कहलाता है, इसकी वैल्यू है एफ नॉट 1 माइनस टी बाई टी। डीवी की वैल्यू आ गई एफ नॉट 1 माइनस टी बाय टी इंटू डी टी। सॉल्व कर देते हैं। इंटीग्रेशन की लिमिट, स्टार्टिंग में क्वेश्चन ने हमें बताया है कि स्टार्ट हो रहा था जीरो वेलोसिटी से, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, टाइम भी जीरो। किस टाइम तक की वेलोसिटी निकालनी है? उस टाइम तक की वेलोसिटी निकालनी है जिस टाइम पर एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो ये तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया ना यहाँ पे कि एक्सेलरेशन जीरो किस टाइम हुआ था, तो इसकी वैल्यू क्या पुट कर देते हैं? कैपिटल टी। तो v इज इक्वल टू, अब तो इंटीग्रेट करना है, एफ नॉट डी टी माइनस एफ नॉट टी बाय टी डी टी। दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। कहां से कहां तक? जीरो से लेके कैपिटल टी, जीरो से लेके कैपिटल टी। कैपिटल टी कहां से आई अपने को पता है। v की वैल्यू आ गई एफ नॉट इंटू टी, डी टी का इंटीग्रेशन छोटा टी आएगा, उसकी लिमिट लगा देंगे टी माइनस जीरो, तो यही आएगा। एफ नॉट बाय टी, ये तो कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ गया, यहां आ गया टी स्क्वायर बाई 2। लिमिट लगाने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो अगर इसको सॉल्व कर दें अपन यहां पे, तो v की वैल्यू आ गई, देखो एक टी से एक टी गया, तो v की वैल्यू आ गई एफ नॉट टी बाय 2। ठीक है, करा हुआ सवाल है, अपने को आता है, आंसर यही आएगा। बट बेसिक बात सिर्फ इतनी सी थी कि इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्ट काम में ना लें, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं था, तो हम कैलकुलस पार्ट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। आगे देखते हैं। ये द मोशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय द इक्वेशन dv by dt इज इक्वल टू 4 माइनस 2v। किसी पार्टिकल या किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट की dv by dt की इक्वेशन डिफाइन है। v इज स्पीड है जो कि मीटर पर सेकंड में है, और t टाइम है जो कि सेकंड्स में, यानी कि सब कुछ ठीक है, ऐसा यूनिट में, ज्यादा कुछ यूनिट्स का पंगा तो एटलीस्ट नहीं है। इफ द बॉडी वॉज एट रेस्ट एट टी इक्वल टू जीरो, तो एक बात तो हमें यहां से समझ में आती है, इफ द बॉडी वॉज एट रेस्ट एट टी इक्वल टू जीरो, यानी कि टी इक्वल टू जीरो पे बॉडी या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है? जीरो, इनिशियल वेलोसिटी। हमसे दो चीज पूछी है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन, और दूसरी चीज है स्पीड ऑफ द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो सेकंड पार्ट को करते हैं, उसके बाद देख लेंगे। इनिशियल एक्सेलरेशन तो आसान सा, यहीं से निकल जाएगा डायरेक्ट इस इक्वेशन से, कि v की वैल्यू पुट कर देंगे तो अपना काम निकल जाएगा, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी पुट कर दो, और इनिशियल वेलोसिटी है कितनी? जीरो, तो बात खत्म। इनिशियल एक्सेलरेशन कितना आ गया? 4। सवाल ने पूछा स्पीड ऑफ द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अपने को तो स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालनी है, जो इसका ठीक ठाक सवाल होगा। कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कैसे। dv by dt इज इक्वल टू 4 माइनस 2। ठीक है, v वाली टर्म v के साथ कर देते हैं, t अकेला है तो अलग रख देंगे। dv अपॉन 4 माइनस 2v
इज इक्वल्स टू dt। इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद ये वैल्यू आएगी हमारे पास log e बेस 4 माइनस 2। भाई 1/x का इंटीग्रेशन तो log x ही होगा ना, तो log आया। उसके साथ साथ v का जो कोफिशिएंट है वो कौन, माइनस का 2, तो माइनस के 2 से डिवाइड भी हो जाना चाहिए, 1/-2 भी कर दिया मैंने यहाँ पे। और dt का इंटीग्रेशन t है ना। लिमिट लिमिट लगा देते हैं, एक बार यहीं से लगा के शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 थी और अब किसी v वेलोसिटी के बारे में बात करनी है। t टाइम 0 था और अब कोई टाइम इंस्टेंट है t, तो लिमिट लिमिट लगाने के बाद देख लेते हैं क्या आएगा। 0 से लेके v तक, 0 से लेके t तक। चलिए लिमिट लगा देते हैं, बाकी तो इंटीग्रेशन अपन ने शायद ठीक ही करा है। log e बेस 4 माइनस 2v, v की जगह v रखा, माइनस टाइम्स ऑफ log e 4 माइनस v की जगह 0 रखेंगे तो 0, तो डायरेक्ट इसको log 4 लिख दें, इज इक्वल टू माइनस 2t। माइनस कैसे है, ये वाला -2 मैंने t के पास भेज दिया, और t माइनस 0 तो t ही होगा, लिख देते हैं t माइनस 0। log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो ये आ गया log e बेस 4 माइनस 2v अपॉन 4, इसकी वैल्यू आ गई -2t। तो log हटाएं तो दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर आ जाएगा, 4 माइनस 2v अपॉन 4, दिस इज e की पावर -2t। 4 माइनस 2v, 4 e की पावर -2t। ठीक है, रीअरेंज कर देते हैं, 4 माइनस 4 e की पावर -2t। मैं ये वाली क्वांटिटी इधर ले आया और ये वाली क्वांटिटी पकड़ के इधर ले जा रहा हूं, इट विल बिकम पॉजिटिव। 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो v की इक्वेशन बन गई 1 माइनस e की पावर 1 नहीं, सॉरी कॉमन भी आएगा 2, e की पावर -2t, और कॉमन आ गया 2। भाई 2 कटेगा 2 तो बचा ना, तो जनरल जो हमारा आंसर है वो ये होना चाहिए। इक्वेशन वेलोसिटी की क्या आएगी, 2 1 माइनस e की पावर -2t। अब इसी क्वेश्चन में एक और अच्छी चीज पूछी जा सकती थी, अभी तो नहीं पूछी, अपने से सिर्फ इक्वेशन पूछिए, लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता था, और वो ये था कि फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी वैसे तो अपन जानते हैं टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 0, इक्विलिब्रियम, इनफाइनाइट टाइम पे। तो t इक्वल टू इन्फिनिटी अगर पुट करके देखें, यहां पे t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करके देखें तो v की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि e की पावर -इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा ना। तो अगर टर्मिनल वेलोसिटी भी पूछी जाए यहां पे, तो टर्मिनल वेलोसिटी भी हम बता सकते हैं। दूसरी चीज, एक और अच्छी चीज यहां पे बात की जा सकती है, इसी पर्टिकुलर सवाल में अगर हमसे कोई पूछ लेता कि वीटी ग्राफ बनाना है, तो वीटी ग्राफ हम सिर्फ तभी बना सकते हैं जब हमें v और t का रिलेशन ठीक ठाक ढंग से पता होगा। t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी, क्वेश्चन ने भी बोला था, हमें इक्वेशन से भी दिख रही है, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है, और जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ती जाएगी वेलोसिटी अकॉर्डिंगली चेंज होगी। तो शायद इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा, और आपको समझ में भी आ रहा होगा क्यों। v t 1 माइनस e की पावर -x का ग्राफ, तो t इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम पे जाके ये कुछ कांस्टेंट हो जाएगा ऐसे, और इस कांस्टेंट की वैल्यू हमने यहां पर कैलकुलेट करी है, कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाली बात भी इसमें पूछी जा सकती थी इक्वेशन देके। अगर डायरेक्ट हमसे पूछा कि एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन तो हमने बता दिया, v इक्वल टू
जीरो पुट करके, जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था, आसान सवाल था, कर भी लिया हमने। दूसरी चीज थोड़ी सी कैलकुलेशन था, इंटीग्रेशन था, वो अपने को आता है, मैथ्स में तो अपन होशियार है ना। और दो पार्ट और पूछे जा सकते थे, टर्मिनल वेलोसिटी भी और उसका ग्राफ भी, यानी कि वीटी ग्राफ। हालांकि ये ग्राफ हमने ऐसा कुछ फ्लूइड्स में भी देखा है, याद आ गया होगा, है ना, वही है। आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट इज अ ड्राइवर टेक्स 0.20 seconds to apply the brakes after he sees a need of it। भाई ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, उसने देखा कि ब्रेक लगाने की जरूरत है और उसको ब्रेक लगाने में 0.20 सेकंड लगे। इसको अपन रिएक्शन टाइम बोलते हैं वैसे तो, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें तो मुद्दा यह कहता है कि देखने से ब्रेक लगाने के बीच में जो टाइम लगा उसको रिएक्शन टाइम बोला जाता है। ठीक है, तो सवाल रिएक्शन टाइम का है और कुछ खास बात तो है नहीं। आगे देखते हैं, स्पीड ऑफ द कार एट दैट टाइम इज 54 किलोमीटर पर आवर। जब ड्राइवर ने देखा उस समय स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर थी, अच्छी बात है। एंड द ब्रेक्स कॉजेज अ डी एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि वो ब्रेक्स जो नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सी द ऑब्स्टेकल। चलिए सवाल देखते हैं, मान लो यहां पर कोई ड्राइवर था ए पॉइंट पर और इसने ऑब्स्टेकल देखा। ऑब्स्टेकल देखा, इस समय इसके पास जो स्पीड है वो हमें क्वेश्चन ने दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर। अपन मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि टाइम भी सेकंड में है और जो रिटार्डेशन है वो भी सेकंड में। तो ये हो गया 54 इंटू 5/18, कितना हो गया, सही करा है ना। तो ये जो वेलोसिटी है यहां पे ये हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। जब रिएक्शन टाइम लगा तो पहले तो पार्टिकल या कार या ड्राइवर रिएक्शन टाइम तक यहां से इसने देख लिया था, लेकिन ब्रेक तो यहां जाके लगाया, तो यहां से यहां तक तो ये इसी स्पीड से गया। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये स्पीड इनटू इसमें जो टाइम लगा, जिसे रिएक्शन टाइम बोला अपन ने, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि यहां पे कोई एक्सेलरेशन था ही नहीं, ब्रेक तो यहां लगे हैं। उससे पहले तो कार कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी और वो हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, कितनी आई 15। तो 0.2 सेकंड तक के लिए तो कार कांस्टेंट स्पीड से चली, 15 इंटू 0.2, कितना दूर चली गई, 3 मीटर। उसके बाद ब्रेक्स अप्लाई हुए, तो यहां से ब्रेक की कहानी शुरू होती है। अब ब्रेक यानी कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इट गिव्स s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते हो आप चाहो तो, v स्क्वायर u स्क्वायर 2as, क्योंकि टाइम तो पूछा नहीं हमसे, तो डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस दोनों में काम आ जाता है। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 15 थी, 2 तो 2 है, अपन जानते हैं इसको तो यार। एक्सेलरेशन कितना है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नेगेटिव है। एंड डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछा है, तो 15 इंटू 15 अपॉन 2 इंटू 6 ये आ गया। सेवेंटी 75/4। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, ये वेलोसिटी यहां पे 0 हो गई, यानी कि रुक गया। तो दिस इज 75/4। कैलकुलेशन ठीक ही कर रहे हैं ना अपन, ठीक ही लग रही है वैसे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी आ जानी चाहिए, यहां से यहां तक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी चला था रिएक्शन टाइम के बीच में, तो ये हुआ 3 मीटर्स प्लस 75/4 मीटर,
जोड़ लेंगे, जो भी आया वो अपना आंसर है ना। तो रिएक्शन टाइम के बारे में पता लग गया, बस छोटी सी बात है। रिएक्शन टाइम वो था जिसमें हमने ब्रेक अप्लाई करने में जो टाइम खर्च करती, जैसा कि लैंग्वेज कह रही है अप्लाई द ब्रेक आफ्टर ही सीज अ नीड ऑफ इट, कि भाई ब्रेक लगाने की जरूरत है और ब्रेक लगा दिया, इन दोनों के बीच में जो टाइम बीत गया उसे रिएक्शन टाइम बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। Assume that a car is able to stop with a retardation of 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कार 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रिटार्डेशन से रुक सकती है। एंड द ड्राइवर कैन रिएक्ट टू एन इमरजेंसी इन 0.5 सेकेंड। तो 0.5 सेकेंड का समय लगेगा, वही रिएक्शन टाइम है। तो ये 0.5 सेकेंड कौन हो गया, रिएक्शन टाइम। कैलकुलेट द ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार फॉर अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। वही सवाल है अभी अभी जो करा था, उसमें भी सब कुछ सेम है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इसमें भी निकाला था और डिस्टेंस ट्रेवल यहां पे भी निकाला। कर सकते हैं आपने, शायद कर सकते, क्या है करेंगे ही। यहां से यहां तक तो रिएक्शन टाइम वाली बात है। तो जो भी स्पीड है, स्पीड इनटू रिएक्शन टाइम प्लस यहां पर वही इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर u स्क्वायर 2as या फिर s इक्वल टू ut प्लस हाफ डी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट इज a body covers 12 meter in second and 20 meter in fourth second. How much distance will it cover in 4 seconds after the fifth second? तो क्वेश्चन कह रहा है दूसरे वाले सेकंड में तो 12 मीटर चलेंगे और फोर्थ वाले सेकंड में 20 मीटर चलेंगे। तो पहले तो सिचुएशंस लिख लेते हैं, फिर पूछा क्या है 4 सेकंड्स आफ्टर द फिफ्थ सेकंड। तो फिफ्थ सेकंड के बाद के जो 4 सेकंड हैं वो हमें कैलकुलेट करने हैं। तो मान लेते हैं क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये पार्टिकल ने यहां से चलना शुरू करा, 1 2, ये मान लो थर्ड सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ और एक और आया 9। 4 सेकंड के फिफ्थ सेकंड के बाद के 4 सेकंड चाहिए। तो फिफ्थ सेकंड ये हुआ, इसके बाद के 4 सेकंड ये है। एक्चुअली हमसे ये चीज पूछा है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन है 12 मीटर इन सेकंड सेकंड। तो एसएनएफ इक्वेशन अपने को आती है, एसएनएफ इज इक्वल टू u प्लस ए अपॉन 2 2n माइनस 1। इसी को काम में लेना है 2 बार, दोनों सिचुएशन के लिए, सेकंड वाले सेकंड के लिए और फोर्थ वाले सेकंड के लिए। तो दूसरे सेकंड में 12 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो दिस इज 12 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं, u एज इट इज छोड़ देते हैं, ए भी नहीं पता, उसको भी एज इट इज छोड़ देते हैं। पहले कौन सा सेकंड है 12 मीटर, दूसरा सेकंड, माइनस 1। तो ये हो गया 12 इज इक्वल्स टू u प्लस 3a/2। पहली इंफॉर्मेशन ये काम आ गई। दोबारा बात करते हैं फोर्थ सेकंड के लिए जो 20 मीटर पे चर्चा कर रहा है। तो दिस इज 20 मीटर, u प्लस a अपॉन 2, क्योंकि ये दोनों चीज हमें नहीं पता, 2 n की वैल्यू मालूम है, तो 20 इज इक्वल्स टू u प्लस 7a/2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों की हेल्प से u और a निकल जाएगा, कोई खास दिक्कत इसमें नहीं आएगी। माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 2 माइनस ऑफ इक्वेशन 1, ये इक्वेशन है। तो इक्वेशन 2 में से 1 माइनस करेंगे, 20 माइनस 12 दिस इज 8, u से u कैंसिल, 7a/2 3a/2 4a/2 यानी कि 2a, a की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब a की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो u मिल जाएगा।
मान लो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो 12 इज इक्वल टू u प्लस 3a/2। u की वैल्यू आ गई 6 मीटर पर सेकेंड। ये तो वो चीजें थी जो हमें चाहिए अगले सवाल में काम आने के लिए, क्योंकि पूछा गया सवाल ने यहां से यहां तक का डिस्टेंस। अब इसके लिए हम क्या करें, पूरे 9 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से सीधे सीधे अपन 5 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट माइनस कर देते हैं। s ऑफ 9 माइनस s ऑफ 5, दिस इज द आंसर। ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएंगे 9 के लिए और ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर ही लगाएंगे 5 के लिए। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकंड आया ut प्लस हाफ, a की वैल्यू 4, t है 9 का स्क्वायर। दिस गिव्स ये तो 2 से 2 कैंसिल, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 9 सेकंड का जो आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है 54 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो ये डिस्प्लेसमेंट इन इतना। ऐसे ही हम डिस्प्लेसमेंट कहां से निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड्स। तो डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड क्या होगा, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर ही लगाएंगे, ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर, टी कौन सा वाला 5। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 30 प्लस इसको 2 से 2 काट देते हैं, 25 इंटू 2, दिस इज 80। तो डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड इज, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड की अगर वैल्यू निकालें तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है इतना मीटर्स, है ना। 4 सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड वाली बात में सिर्फ ये था कि 5th सेकेंड के बाद के 4 मीटर पूछा जा रहा है, सॉरी 5th सेकेंड के बाद के 4 सेकेंड पूछे जा रहे हैं। तो हमने 9 सेकेंड का निकाला और उसमें से 5 सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो काम ऐसा कुछ हुआ, है ना। सही है, आगे देखते हैं। A car travels half of the distance with constant velocity 40 kilometers per hour and another half with a constant velocity of 60 kilometer per hour. Average velocity of the car, एवरेज वेलोसिटी का तो यार सीधे सीधे पता है हमें, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। जब हाफ लेंथ या हाफ डिस्टेंसेस के लिए चलते हैं तो अपन सीधे सीधे आंसर क्या बोल देते हैं, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इक्वल टाइम के लिए चल रहा होता तो v1 प्लस v2 बाय 2, है ना। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, काम सॉल्व हो जाना चाहिए। 40 60 40 प्लस 60 जो भी आए वो अपना आंसर यहां से निकल जाए, है ना। इसी बात को एक और ढंग से पूछा है, वही एवरेज स्पीड का ही क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूव्स फॉर 20 सेकंड विद स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड एंड देन स्पीड 8 मीटर पर सेकंड फॉर अनदर 20 सेकंड। तो पहले तो चल रहा है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और ये कितनी देर के लिए चलेगा, 20 सेकंड्स के लिए। फिर चल रहा है 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और ये कितनी देर के लिए चल रहा है, 20 सेकंड्स के लिए। एंड फाइनली 10 मीटर पर सेकंड और ये कितनी देर के लिए, 20। तो एवरेज स्पीड तो अपन जानते हैं, स्पीड एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहले अगर जब 20 सेकंड्स तक चला था 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो डिस्टेंस कितना हुआ, तो अपन जानते हैं 20 इंटू 6 प्लस 8 मीटर पर सेकंड चला 20 सेकंड्स के लिए, तो 8 इंटू 20
और 10 मीटर पर सेकंड चला नेक्स्ट 20 के लिए, 10 इंटू 20, तो टोटल टाइम कितना हो गया t1 प्लस t2 प्लस t3 यानी कि 60 सेकेंड्स। 20 20 और 20, ऑन 60 है ना। तो एवरेज स्पीड की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई सही करा है ना अपन ने। तो दिस इज 120 और 160, 280, 280 और 200, 480 अपॉन 60, 8 मीटर पर सेकेंड है ना। तो एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला तो यही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उसी से अपना काम चल जाता था। एक और देख लेते हैं, कुछ कुछ वैसा सही है, एक्चुअली पुरानी चीजों को मर्ज करके बन गया। द कार ट्रेवल्स हाफ ऑफ द लेंथ of straight line motion with a speed of 60 kilometers. The remaining part of the distance is covered with speed 40 किलोमीटर पर आवर फॉर हाफ ऑफ द टाइम। हाफ टाइम वाली बात आ गई, ठीक है। ऐसा कुछ है कि ये मान लेते हैं ये कोई डिस्टेंस थी, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करा, ये है d/2 और ये भी d/2। तो इस फर्स्ट हाफ में जो ऑब्जेक्ट या पार्टिकल चल रहा है उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। सेकंड में आधे टाइम तक तो चला 40 से, और आधे टाइम चला कितने से, 20 से। तो जब इक्वल टाइम के लिए पार्टिकल चलता है तो इसकी एवरेज स्पीड हो जाती है v1 प्लस v2/2। तो अगर सिर्फ इस हिस्से की अपन एवरेज स्पीड या स्पीड निकालें तो ये आ जाएगी 40 प्लस 20/2, दिस इज 30। तो अब पहले वाले सवाल जैसा बन गया, ये 60 किलोमीटर पर आवर और यहां से यहां तक 30 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन गया 2v1 v2 अपॉन v2 v1 प्लस v2। तो 2 60 30 अपॉन 60 प्लस 30, मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करके आंसर अपना आ ही जाएगा, इतना तो करेंगे ना यार। सेम सवाल, एग्जैक्टली सेम है, अपन कर सकते हैं इसको तो खुद ही, होमवर्क टाइप क्वेश्चन, डेटा चेंज है बाकी सब तो सेम ही है। पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस, आधा चलेगा 6 मीटर पर सेकंड से, और जो बाकी बचा आधा उसका हाफ टाइम तक चलेगा 2 से, और रिमेनिंग हाफ टाइम चलेगा 4 से। तो 2 और 4 का एवरेज निकालेंगे, 2 प्लस 4/2, और फिर फॉर्मूला लगा देंगे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो हो जाना चाहिए, कोई खास दिक्कत वाली बात इतने में तो आनी नहीं चाहिए। 2 balls are thrown vertically upward simultaneously with a different speed. The variation of their separation with time is best represented by। पेपर में पूछा हुआ सवाल है वैसे ये, जब दोनों पार्टिकल, मान लो यहां से हमने थ्रो करा, एक पार्टिकल ए है और दूसरा पार्टिकल बी है, जब दोनों ही पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं, ऐसा मान लो हवा में, आसान भाषा में देखे तो हवा में, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये हो गया 0। जब एक्सेलरेशन 0 है तो किसी भी एक पार्टिकल को किसी भी दूसरे पार्टिकल का मूवमेंट विदाउट एक्सेलरेशन दिख रहा होगा, यानी कि वेलोसिटी कैसी दिखाई देगी, अकॉर्डिंगली कांस्टेंट या फिक्स्ड वैल्यू, रिलेटिव वेलोसिटी, वैसे नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन कैसा है, 0, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसी हो गई, कांस्टेंट। एक तेज रफ्तार से है, एक धीरे, क्योंकि डिफरेंट स्पीड है तो कोई एक तेज होगा कोई एक धीरे होगा, तो एक पार्टिकल ज्यादा हाइट तक गया, दूसरा पार्टिकल कम हाइट तक,
जब तक दोनों हवा में है तब तक दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट होगी तो हमसे पूछा है dy बाय टी ग्राफ, डेल्टा y बाय टाइम का ग्राफ, यानी कि सेपरेशन, दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आएगा, ये भी नहीं होना चाहिए। तो जब तक दोनों पार्टिकल हवा में है तब तक या तो ये वाला स्ट्रेट लाइन आएगा या फिर ये। उसके बाद क्या हुआ, जो स्लो वेलोसिटी से फेंका था ये पार्टिकल तो जल्दी नीचे आ जाएगा, और ये नीचे आने के बाद यहाँ पे रेस्ट पे रहेगा, रिबाउंड होना नहीं चाहिए क्योंकि सवाल ने बोला है ना, रिबाउंड तो होगा नहीं। तो जब ये वाला पार्टिकल रेस्ट पे आ गया और दूसरा वाला पार्टिकल अभी भी ऊपर से नीचे आ रहा है या हवा में है, तो रेस्ट वाले पार्टिकल के लिए दूसरे पार्टिकल का रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा एंड इट इज जी। अब एक्सेलरेटेड मोशन में अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखें, यानी कि दोनों के बीच का सेपरेशन, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आना चाहिए, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा जी, तो पैराबोलिक शेप आएगा और माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड। तो उस हिसाब से अपना फाइनल जो आंसर करेक्ट होना चाहिए दोनों पार्ट को देखते हुए, फर्स्ट पार्ट ये सही है और सेकंड पार्ट पैराबोलिक सेक्शन, ऑल बिकॉज ऑफ दिस रिलेटिव स्टेट, है ना, सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन ए इज इक्वल टू के टी, ये टी है और वो के है, के और सी दोनों ही क्या चीजें यहाँ पे कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी। तो कर चुके अपन यार ये वाला, तो ए को क्या लिखेंगे, डीवी बाय डी टी, जिसकी वैल्यू है के टी प्लस सी। तो डीवी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के टी प्लस सी डी टी, ठीक है। वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन निकालना है, इंटीग्रेट कर देते हैं, टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो थी, क्वेश्चन ने बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो किसी टी टाइम पर v वेलोसिटी आएगी, तो v की वैल्यू आ गई के टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी इंटू टी, ऐसी कुछ इक्वेशन बन जानी चाहिए, ठीक है। पहले भी कर चुके तो कैलकुलस वाला ही सवाल था। नेक्स्ट देखते हैं, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद वेलोसिटी u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 120 मीटर, फाइंड स्पीड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, ऑल्सो फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि ये मान लो एक टावर है, बिल्डिंग है, यहां से एक बॉल को थ्रो किया गया और उसकी स्पीड हमें दी गई है, स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो बिल्डिंग की हाइट है 120 मीटर, है ना, ये बॉल जाएगा ऐसे और घूम के वापस यहां गिरा। तो एक चीज तो पूछिए कि यहां पर स्पीड कितनी होगी, स्पीड से मतलब है, तो वेलोसिटी वेलोसिटी में डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है, स्पीड कितनी होगी और यहां से यहां आने में टाइम कितना लगेगा। तो पहले तो टाइम की बात कर लेते हैं, अपन इक्वेशन काम में लेते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पहले टाइम ही निकालना, स्पीड भी निकल सकती है, डायरेक्ट है, दोनों अलग अलग। जब हमने पार्टिकल को यहां से थ्रो किया और ऊपर की तरफ फेंका, तो इस पॉइंट से अपवर्ड डायरेक्शन में अपन मान लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शंस, और इस पॉइंट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैसी डायरेक्शन होंगी, नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पार्टिकल का फाइनली कैसा होना चाहिए, माइनस का 120, क्योंकि जहां से फेंका वहां से ऊपर की तरफ हर चीज पॉजिटिव और नीचे की तरफ हर चीज नेगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी है 10 इंटू टी, पता नहीं, यही तो कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपन ने नेगेटिव मान लिया है, तो 10 टी स्क्वायर, बेसिकली सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व हो भी जानी चाहिए। 0 0 0 को तो ऐसे ही काट देते हैं, एलसीएम वेलसीएम लेके आ जाएगा माइनस का 24, 2t माइनस टी स्क्वायर,
थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 24 इक्वल टू 0। अब तो 10th क्लास का सवाल बन गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यूज निकालनी है। टी स्क्वायर माइनस कौन सा दो वैल्यू आएंगी, हो रही है क्या सॉल्व? हाँ, प्लस 40 माइनस 60 माइनस 24 इक्वल टू 0। सही करा है ना मैंने? तो टी प्लस 4 माइनस 6 टी प्लस 4 इक्वल टू 0। तो टी की दो वैल्यू आ गई, -4 सेकेंड्स एंड टी इक्वल टू 6 सेकेंड। माइनस तो टाइम हो नहीं सकता, तो -4 वाला तो खेल खत्म। अपने काम की चीज कौन बची है? सिर्फ और सिर्फ 6 सेकेंड। तो ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगेगा? 6 सेकेंड। दूसरी बात, स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। तो अपन थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं, v स्क्वायर u स्क्वायर 2as, v का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, u की वैल्यू 10 का स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन कितना है? -g या -10 कुछ भी रख सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? -120। तो v स्क्वायर -100, ये भी आया 10, तो प्लस का हो गया 2400। तो v की वैल्यू आ गई 2500, अंडर रूट में 2500। ये तो सॉल्व हो ही जाएगा। 525 इंटू 100, 25 का निकल के आएगा 5, 100 का निकल के आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से पार्टिकल यहां पर ग्राउंड पे हिट कर रहा होगा। v इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। अब इसी सवाल में यह भी पूछ सकता था कि इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ, तो बना सकते हैं, है ना। स्पीड टाइम, डिस्टेंस टाइम, सब तरह के ग्राफ बन सकते, ट्राई तो कर ही सकते हैं अपन एटलीस्ट। कौन कौन से? डिस्प्लेसमेंट टाइम एक हो जाएगा, और दूसरा वेलोसिटी टाइम, थर्ड इज एक्सेलरेशन टाइम, और स्पीड टाइम, और डिस्टेंस टाइम। इन सब के ग्राफ बना के अपन ट्राई कर सकते हैं, बताना जरूर सही बन रहा है या क्या बन रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला है, इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स if a particle travels distance s1, s2 and s3 taking equal time to cover the respective distances, find average speed of the particle if it travels with the velocity v1, v2 and v3। तो पार्टिकल की वेलोसिटी अपने को दे रखी है, v1 है, v2 है, v3 है, और क्वेश्चन के बारे में बताया है कि s1, s2 एंड s3 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और सबको चलने के लिए इक्वल टाइम लगा है। तो v1 रफ्तार से s1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है किसी t टाइम में, v2 रफ्तार से s2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सेम टाइम t में, और v3 रफ्तार से s3 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सेम टाइम t में। तो आपसे पूछा क्या है यहाँ पे? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के बारे में अपने को एक चीज तो बहुत अच्छे से पता है, स्पीड एवरेज वाली ये होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस कितना है? पहले वाले केस में s1 है, s2 है, s3 दे दिया अपने को, s1 प्लस s2 प्लस s3। टाइम कितना है? s1 से v1, यानी कि v1 स्पीड s1 से रिलेटेड है, v2 स्पीड s2 से रिलेटेड है, v3, तो ये हो जाएगा
स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। S1 डिस्टेंस चला V1 से, प्लस S2 डिस्टेंस चला V2 से, और साथ के साथ हमें क्या पता लगा, S3 डिस्टेंस चला V3। ऐसे लिख सकते हैं, है ना। इसी बात को मतलब ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, अगर इस तरह के रूप में दिया है तो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। एक और तरीके से काम कर सकते थे इसी सवाल को अपन, कि V1 इंटू टी प्लस V2 इंटू टी प्लस V3 इंटू टी। भाई टोटल डिस्टेंस ये है ना, ये वाली वेलोसिटी और कोई टी टाइम, ये वाली भी वेलोसिटी और टी टाइम, ये वाली भी वेलोसिटी और टी टाइम। ये तो मोस्ट जनरल है, अलग अलग टाइम होता तब भी सही है ये वाला फॉर्मेट। तो इस पर्टिकुलर केस में सेम टाइम दे रखा है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना आ गया, 3t। तो आपकी वैल्यू एवरेज स्पीड क्या आ जानी चाहिए, v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय 3। बट फिर भी ज्यादा अच्छा जो फॉर्मेट है वो ये मानते हैं, क्योंकि इसी क्वेश्चन में इक्वल ना बोल के कोई t1 t2 t3 टाइम देगा, तो अपने को ऐसे चलना ज्यादा सही है ना। बाकी तो v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3 अपना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर तो है ही। चलो भैया आगे बढ़े। A man is standing behind a car at a distance of 48 meters at t equal to 0. At t equal to 0, car starts accelerating at 1 meter per second square and man runs at a constant speed of 11 meter per second in the same direction. The man will meet the car at time. क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये है कोई कार, तो कार जैसा बना लेते हैं इसको, ये लो। अब तो है कार जैसा। मैन है कहीं यहां पे, ऐसे मैन मान लेते हैं, लग रहा होगा थोड़ा बहुत। तो मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ कार एट डिस्टेंस ऑफ 48, ये वाली दूरी हमें दी गई है 48 मीटर्स। टी इक्वल टू 0 पे कार स्टार्ट एक्सेलरेटिंग, कार का जो एक्सेलरेशन है वो हमें दिया गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड मैन रन एट ए कांस्टेंट स्पीड, मैन की स्पीड कांस्टेंट है 11 मीटर पर सेकेंड। कितनी देर बाद ये कार में जाके बैठ सकता है या कार को पकड़ सकता है या कार के पास पहुंच जाएगा, ये है पॉइंट। तो ठीक है, आदमी भाग रहा है कांस्टेंट रफ्तार से, कार ने चलना शुरू करा। तो अपन तो ये मान लेते हैं किसी टी टाइम के बाद कार पहुंच गई यहां, और आदमी ने इसको पकड़ लिया, चढ़ गया, बैठ गया, जो भी है। तो कार ने तो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, और मैन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मैन ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो मैन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको अगर अपन लिखना चाहें डिस्टेंस ट्रेवल बाय मैन, इट शुड बी इक्वल्स टू, यहां से यहां तक तो कार का डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस हमें पहले से ही पता है, दोनों के बीच की दूरी कितनी देर की थी, 48 मीटर्स। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय मैन इज 48 मीटर प्लस कार ने डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार। तो मैन तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, 11 इंटू टी, कार चल रही है इनिशियल वेलोसिटी 0 पे और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से काम चला सकते हैं, चल भी जाएगा। 0 प्लस
हाफ एक्सेलरेशन है 1, समय कितना लगा रहा है ये वही तो पूछा है, तो इट इज टी स्क्वायर बाय 2। बाय सॉल्विंग दिस आंसर आ जाएगा अपना टी स्क्वायर माइनस 22t प्लस 96 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर देते हैं, -60, 16 और 6 22 ही होते हैं ना, प्लस 96 इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यू आ गई 6 सेकेंड्स एंड 16 सेकेंड्स, ये दोनों अपने आंसर। दो वैल्यू एक्चुअली क्या बताना चाह रही हैं कि आदमी भागता हुआ आया 6 सेकंड पर, वैसे तो कार की स्पीड बहुत कम होगी, 6 रहेगी, हर 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। तो जब ये इससे कार के पास पहुंचेगा, तो अगर ये इसमें ना बैठे और आगे चला जाए, तो 16 सेकंड के बाद फिर से कार धीरे 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 अपनी स्पीड बढ़ाते हुए मैन के पास पहुंचेगी, और वो दूसरा मौका होगा जब ये कार में बैठ सकता है। इसके बाद अगर नहीं बैठा तो कार आगे चली जाएगी और कार की वेलोसिटी हमेशा मैन से ज्यादा रहेगी। तो उसके बाद मैन कभी ओवरटेक नहीं कर पाएगा और कार में नहीं बैठ पाएगा। दो मौके मिलेंगे बैठने के, एक मिलेगा 6 सेकंड्स पर और एक मिलेगा 16 सेकंड्स पे, है ना। इसी सवाल को रिलेटिव मोशन से भी कर सकते हैं। इक्वेशन तब भी कुछ ऐसी आती है, जब रिलेटिव पढ़ेंगे तब अपन बात करेंगे उसके बारे में। डायरेक्ट इक्वेशन ये वाली बन के आ जाएगी यहाँ पे। और देखते हैं, ये तो सेम फॉर्मेट है। क्वेश्चन कह रहा है, अ पैसेंजर इज स्टैंडिंग d मीटर अवे फ्रॉम अ बस, द बस बिगिंस टू मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, टू कैच द बस द पैसेंजर रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड v towards the bus. What must be the minimum speed of the passenger so that he may catch the bus? कुछ कुछ वैसा सही सवाल है, पूछी अलग चीज है, लेकिन फिर से वैसे ही कार थोड़ी बेकार सी कार बन गई, कोई बात नहीं। मैन और ये v स्पीड से चल रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया है d। इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन a है। अब क्वेश्चन ने थोड़ा सा अलग चीज पूछा कि ये v की वैल्यू कितनी हो कि ये जो बंदा है, ये पैसेंजर जो है, ये कार में या जो भी चीज थी, ये क्या थी, ये बस में बैठ जाए, है ना। तो कुछ कुछ फॉर्मेट वैसा ही है, इक्वेशन तो वैसी शुरुआत होगी। तो अपन बोल देते हैं क्या कि टी टाइम के बाद मान लो इसने पहुंचने वाली बात करी, तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इक्वेशन की वैल्यू आई, ये देखो ऐसे, थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूं, बस पहुंच गई यहां, और ये वाला डिस्टेंस ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस तो d है ही, और उसी दौरान मैन या पैसेंजर भी भाग के कहां पहुंच जाएगा, v इंटू टी। इक्वेशन वैसी ही बनेगी बिल्कुल। क्या बनेगी इक्वेशन, vt टी इज इक्वल टू डी प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना। इक्वेशन तो यही बनेगी, है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ए टी स्क्वायर माइनस 2vt प्लस 2d इक्वल टू 0। मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, एलसीएम एलसीएम देकर रीअरेंज कर दिया। तो अब अगर इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास एक फॉर्मेट होता था माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। इसमें ये जो टर्म है, ये
ए एक्स स्क्वायर होती थी, ये बी होती थी, और ये पूरी टर्म सी होती थी। ये वाली क्वांटिटी अगर पॉजिटिव होगी तभी तो काम पॉसिबल हो पाएगा ये। तो अगर ये टर्म पॉजिटिव है या ग्रेटर देन जीरो है, तब तो पैसेंजर बस में या जो भी व्हीकल था उसमें बैठ जाएगा या उसको पकड़ पाएगा, वरना इसका पकड़ना पॉसिबल ही नहीं है। तो अपन बोल देते हैं यार बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर इक्वल टू जीरो। बी स्क्वायर माइनस 4, अब बी की वैल्यू कौन है यहाँ पे 2v, तो ये हो जाएगा 4v स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है a और c कितना है 2d। इट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू जीरो। ग्रेटर इक्वल टू में मिनिमम कौन सा हो जाएगा जीरो के बराबर, क्योंकि हमें तो v मिनिमम निकालना है। तो v मिनिमम की वैल्यू अगर यहां से देखें तो v मिनिमम ये आ गया 4ad अपॉन, नहीं ये 8 हो जाएगा, तो इट इज 2ad का अंडर रूट। दिस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी। ठीक है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव वैल्यू देनी चाहिए, पॉजिटिव रूट होना चाहिए, तभी ये मैन व्हीकल में या बस में पहुंच पाएगा, उसको अप्रोच कर पाएगा, वरना नहीं है। तो अगर v मिनिमम पूछा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली टर्म को पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव का मतलब कम से कम जीरो के बराबर तो होने चाहिए, मिनिमम वैल्यू पूछा क्योंकि। तो अपना आंसर यहां से आ जाएगा अंडर रूट 2ad। इसी तरह के एक दो सवाल है, आप चाहे तो इनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, करनी पड़ेगी, इसीलिए बैठे हैं अपन यहाँ पे। ये भी वही है, कहीं ना कहीं पूछे हुए सवाल हैं किसी न किसी पेपर में, तो ठीक है अपने को प्रैक्टिस करना है, काम चल जाएगा, है ना। ये भी एक अच्छा सवाल है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, कर सकते हैं इसको भी अपन। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने करा था इक्वल टाइम वाला, उसी की तरह है कुछ। चलिए और देखते हैं।